अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। पुलिस की नफरी 10-12 आदमियों पर मुश्तमिल थी और उनके पास राइफलें भी थीं। बस्ती से भागना मुमकिन न था। मैं पकड़ा जा सकता था। अगर मैं गली में भागकर दूसरी तरफ निकलता हूँ तो जाहिर है बस्ती के लोग मुझे देख लेंगे और जब पुलिस वहाँ पहुँचेगी तो उन्हें बताएगी कि वो एक पाकिस्तानी जासूस की तलाश में है। तो बस्ती की गालिब आबादी जो हिंदू है पुलिस का साथ देगी और मेरी निशानदही कर देगी। मेरे दिल में सिवाय दर्दमंद मुसलमान बुजुर्ग के और किसी का ख्याल ना आया। मैं उल्टे पांव मुड़ा और लपे कर उसी मुसलमान बुजुर्ग के मकान में दाखिल हो गया। वो साहब तख्त पर बैठे तस्बीह फेर रहे थे। मुझे देखकर बोले, क्या और पैसे चाहिए बेटा? ठहरो, मैं तुम्हें ला कर देता हूँ। मैं कुछ घबराया हुआ था। मेरी शक्ल से उन्होंने घबराहट का अंदाज़ा लगा लिया और बोले, क्या बात है बेटे, तुम परेशान दिखाई देते हो? सिविल और मिलिट्री पुलिस मेरी तलाश में बस्ती में दाखिल होने ही वाली थी। मैंने आगे बढ़कर बुजुर्ग का हाथ थाम लिया और कहा, मोहतरम, इस वक्त मुझे कहीं छुपा लीजिए। पुलिस मेरी तलाश में बस्ती में पहुंच रही है। मैं बाद में आपको सब कुछ बता दूंगा। इस वक्त मेरी मदद कीजिए। बुजुर्ग उसी वक्त तख्त पर से उठकर खड़े हुए, मुझे अपने पीछे आने का इशारा किया और मुझे एक ऐसी कोठरी में ले गया जहाँ कोने में गंदम की कटी हुई छाल यानी तोड़ी का बहुत ऊंचा ढेर लगा था। बुजुर्ग ने तोड़ी के ढेर की तरफ इशारा करके कहा, इस ढेर के अंदर जितनी देर तक घुसकर छुप सकते हो छुप जाओ। मैं दीवार की तरफ से तोड़ी के ढेर में घुस गया और काफ़ी आगे जाकर अपने आप को अच्छी तरह से छुपा लिया। मुझे सांस लेने को हवा बराबर मिल रही थी। मैंने अपने चेहरे को दोनों हाथों से ढांप लिया था ताकि तोड़ी मेरी आंखों में न पड़े। मुझे बाहर की आवाज़ें साफ सुनाई दे रही थीं। मुझे कोठरी का दरवाज़ा बंद करने की आवाज़ न आई। बुजुर्ग दरवाज़ा खुला ही छोड़ गए थे। मेरे दिल की धड़कनें कदरे तेज हो गई थीं और मैं बहुत आहिस्ता आहिस्ता सांस लेने की कोशिश कर रहा था। बाहर एक पल के लिए जैसे सन्नाटा सा छा गया था। उस सन्नाटे में सिर्फ चक्की की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। यह नीम पुख्ता मकान ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं था। इस कोठरी के आगे डेवड़ी थी जहाँ मुसलमान बुजुर्ग तख्त पर बैठे थे और आगे गली थी। गली में भारी बूटों की आवाज़ें बुलंद हुई। पुलिस बस्ती में दाखिल हो गई थी। कुछ कदम दौड़ते हुए गली में आगे निकल गए। किसी की भारी रौबदार आवाज़ आई, दूसरी तरफ से बस्ती को घेरे में ले लो। इसके बाद फौजी बूटों की आवाज़ें मकान की डेवड़ी में आ गई। मैं एक पल के लिए अपना सांस रोक लिया। एक फौजी या पुलिस अफसर की आवाज़ बुलंद हुई, एक खतरनाक जासूस जेल से फरार हो गया है। हम उसकी तलाश में यहाँ आए हैं। क्या आपने किसी ऐसे नौजवान को देखा है जो इस बस्ती में अजनबी हो? मुसलमान बुजुर्ग की आवाज़ आई, मेरे बच्चों, मैंने अभी तक किसी अजनबी को बस्ती में नहीं देखा। वैसे भी मैं सुबह से मकान में बैठा हूँ। गली में से भी कोई अजनबी नहीं गुजरा। दूसरे फौजी की तहक्कुमाना लहजे वाली आवाज़ सुनाई दी, हमें आपके मकान की तलाशी लेनी होगी। मुसलमान बुजुर्ग ने कहा, ज़रूर लीजिए तलाशी, मगर यहाँ सिवाय मेरे और कोई नहीं है। भारी जूतों की आवाज़ें इधर उधर फैल गईं। अब मुझे चारपाइयों के लड़ने और संदूकों के खिसकाने की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। मैं तोड़ी के बहुत बड़े ढेर के नीचे काफ़ी आगे जाकर दम साधे छुपा हुआ था और बहुत आहिस्ता आहिस्ता सांस ले रहा था। अब फौजी बोट इस कोठरी में भी आ गया। ये तोड़ी का ढेर कब से यहाँ पड़ा है? मुसलमान बुजुर्ग की आवाज़ आई, पिछली फसल से यहाँ यह ढेर लगा है। बाहर रखें तो बारिश आंधी में तोड़ी ज़ाय हो जाती है, इसलिए कोठरी में ढेर लगा कर रखते हैं। किसी फौजी अफसर की करख्त आवाज़ बुलंद हुई, हवालदार, तोड़ी को संगीन मार कर देखो। मेरा रंग उड़ गया। अगर हवालदार संगीन चलाता आगे आ गया तो यह संगीन मेरी कमर से होती हुई पेट में से बाहर निकल जाएगी और मैं बोल भी नहीं सकूंगा। मैं दिल ही दिल में खुदा से दुआ मांगने लगा, क्या है खुदा, मुझे इन काफरों की संगीनों से बचा लेना। मुझे भूसे में संगीनों के मरने की अजब सी खुशखबरी सुनाई दे रही थी। एक बार तो यूं लगा जैसे संगीन अब मेरी पीठ में उतर जाएगी, लेकिन फिर यह आवाज़ मुझसे दूर होती चली गई। उस फौजी ने हुक्म दिया, इधर कुछ नहीं, चलो दूसरी कोठरी में देखो। और भारी बूटों की आवाज़ें कोठरी से बाहर चली गईं। मैंने खुदा ताला का शुक्र अदा किया, उसकी रहमत ने मुझे मौत के मुंह में जाने से बचा लिया था। मैं वही तोड़ी या भूसे में से अपनी जगह पर सुगड़ कर बेहिस्सो हरकत बैठा रहा। कुछ ही देर तक उन फौजियों और पुलिस वालों की आवाज़ें और उनके बूटों की भारी चाप मुझे सुनाई देती रही। फिर ये सारी आवाज़ें दूर होते होते बंद हो गईं। अब ये आवाज़ें गली में बहुत दूर से आती महसूस हो रही थीं। मैं इस तरह साकत भूसे के अंदर पड़ा था। मुझे मालूम था कि जब खतरा टल जाएगा तो मुसलमान बुजुर्ग अपने आप मेरे पास आ जाएंगे।
भूसे में अब मुझे गर्मी लगने लगी थी। अगर मैं दोनों हाथ अपने चेहरे पर न रख लेता तो इस बात का कभी इम्कान था कि भूसे के किसी तिनके मेरी नाक में घुसने से मुझे छींक आ जाती। मुझे भूसे में घुसे हुए आधा घंटा ज़रूर गुजर गया होगा कि कदमों की चाप कोठरी में दाखिल हुई। फिर उसे मुसलमान बुजुर्ग की आवाज़ सुनाई दी, बाहर निकल आओ। मैं किसी रीछ की तरह भूसे को इधर उधर हटाता बाहर निकल आया। मेरी पगड़ी और कमीज़ के अंदर भूसे के तिनके घुस गए थे। मैं बाहर निकलकर कपड़े झाड़ने लगा, पगड़ी उतार कर झाड़ी। बुजुर्ग एक तरफ खड़े मुझे खामोश नज़रों से तक रहे थे। तस्बीह उनके हाथ में चल रही थी। अगरचे उस मुसलमान बुजुर्ग ने मेरे साथ इंतहाई मुरवत का सलूक किया था और मेरी जान बचाई थी, मगर मैं उन पर अपना आप जाहिर नहीं कर सकता था। इससे पहले कि वो मुझसे कोई सवाल करते मैंने खुद ही कह दिया, मोहतरम, आपको यकीन नहीं आएगा, लेकिन ये हकीकत है कि मैं जासूस नहीं हूँ। अब मैं आपको असल बात बताता हूँ। पहले ये बताइए कि पुलिस चली गई है? हाँ, मगर वो अभी तक स्टेशन पर ही है, बुजुर्ग ने बेहद संजीदा आवाज़ में कहा। फिर मुझे साथ लेकर ड्योढ़ी की बजाय दूसरी कोठरी में आ गया, जहाँ चारपाई पर बिछौना बिछा था और कोने में 2 संदूक रखे थे। एक तरफ पानी का मटका पड़ा था, दीवार के साथ लालटेन लटक रही थी। मुसलमान बुजुर्ग ने मुझे चारपाई पर बैठने के लिए कहा, खुद एक मूंढे पर बैठ गए और बोले, अगर तुम पाकिस्तानी जासूस नहीं हो तो फिर फौज और शहर की पुलिस तुम्हारे पीछे क्यों लगी हुई है? मैंने उन्हें एक फर्जी कहानी घड़ कर सुना दी कि मैं दिल्ली से अम्बाले एक रिश्तेदार से मिलने गया था कि एक पुलिस वाले से झगड़ा हो गया। मैंने उसे थप्पड़ मार दिया, उसने शोर मचा दिया और मैं वहाँ से भागा और खुदा जाने कहाँ कहाँ की खाक छानता यहाँ तक पहुँचा हूँ। मेरे पास जो रकम थी वो भी रास्ते में कहीं गिर गई। बस ये मेरी कहानी है। आपको तो मालूम ही है कि भारत की पुलिस अगर किसी मुसलमान शहरी के खिलाफ हो जाए तो उस पर फौरन पाकिस्तानी जासूस होने का इल्ज़ाम लगा देती है। हकीकत यह है कि मैं कोई जासूस वगैरह नहीं हूँ। पुलिस इंतकामी तौर पर मुझे इस इल्ज़ाम में गिरफ्तार करना चाहती है। मुसलमान बुजुर्ग बड़े सुकून से मेरी झूठी कहानी सुन रहे थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ गई। उस मुस्कुराहट में हल्के से तंज की झलक भी थी। वो कहने लगे, तुम्हारी लड़ाई शहरी पुलिस के सिपाही से हुई थी, फिर मिलिट्री पुलिस तुम्हारे पीछे क्यों लगी हुई है? मैंने जल्दी से कहा, हो सकता है शहरी पुलिस वालों ने मिलिट्री पुलिस को भी झूठी इतला दे दी हो कि एक पाकिस्तानी जासूस जेल से फरार हो गया है और इस इलाके में कहीं छुपा हुआ हो। मुसलमान बुजुर्ग ने दम करने के अंदाज में अपने सीने पर फूंक मारी, सफ़ेद दाढ़ी पर हाथ फेरा और तस्बीह को सदरी की जेब में डालते हुए बोले, तुम जो कोई भी हो मुसलमान हो, मेरे मेहमान हो। मैंने तुम्हें अपने घर में पनाह दी है। अब मेरा फ़र्ज़ है कि उस वक्त तक तुम्हारी हिफाजत करूँ जब तक कि तुम मेरे मकान में हो। तुम इस जगह बैठे रहो। पुलिस उस वक्त तक स्टेशन पर ही रहेगी जब तक कि ट्रेन नहीं आ जाती। इस वक्त तुम्हारा बाहर निकलना ठीक नहीं है। मैं तुम्हारे लिए रोटी लाता हूँ। मैंने बुजुर्ग का शुक्रिया अदा किया और सांस भर कर सर झुका लिया। इसमें कोई शक नहीं था कि अगर ये मुसलमान बुजुर्ग इस वक्त मेरी मदद न करते तो मेरा गिरफ्तार हो जाना यकीनी बात थी। मैं कोठड़ी में चुपचाप बैठा रहा। छत के पास छोटा सा रोशनदान था, उसमें से दिन की रोशनी कोठड़ी के अंधेरे को उजालने की नाकाम कोशिश कर रही थी। मेरी भूख एक बार फिर चमक उठी। मुसलमान बुजुर्ग एक चंगेर में 2 रोटियां और ऊपर साग डालकर ले आए। इस वक्त मैं तुम्हें साग रोटी ही पेश कर सकता हूँ। मेरी बहू और बच्चे करनाल गए हुए हैं। नौकरानी दिन में आकर रोटी पका कर रख जाती है, इसे कबूल करो। मैं दोनों रोटियां चट कर गया, घड़े से पानी निकाल कर पिया। रोटी खाने से मेरे असाब में जैसे जान पड़ गई। मुसलमान बुजुर्ग मुझे आराम करने का कहकर कोठड़ी से चले गए। उन्होंने बाहर से कुंडे लगा दिए। एक लम्हे के लिए मेरे दिल में शक पैदा हुआ, कहीं ये बुजुर्ग पुलिस को खबर तो नहीं कर देंगे। फौरन ही मुझे अपने इस गलत ख्याल पर शर्मिंदगी सी महसूस हुई। मुझे इस नेक दिल बुजुर्ग के बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। अगर इन्हें पुलिस को खबर करनी होती तो मुझे भूसे के ढेर में क्यों छुपाते? वो उसी वक्त मुझे पुलिस के हवाले कर सकते थे। पेट भर कर खाना खाने के बाद मुझ पर क़ुनूत की तारी होने लगी, मगर मैं सो नहीं सकता था। मुझे सोना चाहिए भी नहीं था। मैंने उठकर बंद दरवाजे के साथ कान लगा दिए। दूसरी तरफ से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। मुझे उलझन सी होने लगी। मैं अपने मोहसिन मुसलमान बुजुर्ग की आवाज़ सुनना चाहता था ताकि मुझे यकीन हो जाता कि वो इसी मकान में है। मैं कुछ परेशान सा होकर चारपाई पर बैठ गया। इतने में दूर रेलवे इंजन की चीख सुनाई दी। ट्रेन आ रही थी। मैं हिम्मतन गोश हो गया। फिर इंजन की छक छक की आवाज़ सुनाई दी, जो आहिस्ता आहिस्ता करीब आकर रुक गई।
रेलवे स्टेशन यहाँ से बहुत ही करीब था। इंजन के सस करने की यह बाकायदा आवाज़ मुझे कोठरी में सुनाई दे रही थी। ट्रेन स्टेशन पर रुकी हुई थी। मुझे उस ट्रेन से आगे पानीपत करनाल की तरफ जाना था, मगर अब मैं नहीं जा सकता था। पुलिस ज़रूर मुसाफिरों की निगरानी कर रही होगी। गाड़ी इस छोटे स्टेशन पर ज़्यादा देर नहीं रुकती थी। कोई 3 मिनट के बाद इंजन ने सीटी दी। गार्ड की सीटी की आवाज़ बुलंद हुई और फिर ट्रेन चक चक करते स्टेशन से रवाना हो गई। कुछ देर तक ट्रेन की आवाज़ आती रही, फिर गायब हो गई। उसके थोड़ी ही देर बाद जीपों का स्टार्ट होने की आवाज़ आई। मिलिट्री और दूसरी पुलिस वहाँ से जा रही थी। मैंने उन आवाज़ों पर कान लगा दिया। जीपों की आवाज़ भी कुछ दूर जाने के बाद गुम हो गई। मैंने इत्मीनान का सांस लिया। खतरा किसी हद तक दूर हो गया था, लेकिन अब यह सारा इलाका मेरे लिए खतरे वाला बन गया था। पुलिस सारे इलाके में चौकस हो गई थी और ज़ाहिर है मैं किसी मकाम पर किसी स्टेशन पर गिरफ्तार किया जा सकता था या मुझसे पूछगछ हो सकती थी। मेरा हुलिया पुलिस वालों को अम्बाले की पुलिस ने बता दिया होगा। मैं सोच रहा था कि दरवाजे की कुंडी खुली और मुसलमान बुजुर्ग अंदर आ गए। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। आते ही मुंडे पर बैठे और बोले, पुलिस चली गई है, अब मुझे बताओ कि तुमने क्या सोचा है। मेरी बहू और बेटा परसों सुबह वापस आ जाएंगे। उनके आने के बाद मैं तुम्हारी हिफाजत की जिम्मेदारी नहीं ले सकता, क्योंकि मेरा बेटा यहाँ का पटवारी है और उसका रुझान भारतीय सरकार की तरफ ज़्यादा है। मैंने कहा, मेरे मोहतरम, मेरे पास वो अल्फाज नहीं हैं कि जिनसे मैं आपकी मेहरबानियों का शुक्रिया अदा कर सकूँ, लेकिन मैं दूसरी ट्रेन में यहाँ से निकल जाना चाहता हूँ। मुझे ये बता दीजिए कि दूसरी ट्रेन यहाँ से आगे किस तरफ और किस वक्त जाती है। उन्होंने बताया कि दूसरी ट्रेन शाम को आती है, वो भी पैसेंजर ट्रेन है और करनाल, पानीपत, सहारनपुर और मेरठ छावनी से होती हुई दूसरी सुबह दिल्ली को पहुँचती है। मैंने कहा, यही ट्रेन मेरे लिए ठीक रहेगी। आप मुझे शाम तक अपने यहाँ रहने की इजाज़त दे दीजिए, शाम की ट्रेन से चला जाऊँगा। बुजुर्ग ने फरमाया, जब तुम्हें मुसलमान समझकर अपने यहाँ पनाह दी है तो फिर इजाज़त मांगने की क्या ज़रूरत है तुम्हें। तुम शाम तक बड़े इत्मीनान से यहाँ रहो, मैं तुम्हारे लिए दिल्ली तक का टिकट भी मंगवा दूंगा। मैंने फ़ौरन कहा, नहीं नहीं मेरे मोहतरम, आप ना तो खुद स्टेशन पर टिकट खरीदने जाएंगे, ना किसी दूसरे आदमी को भेजेंगे। टिकट मैं शाम को खुद ही ले लूँगा। इसकी वजह यह थी कि इस सादा दिल मुसलमान बुजुर्ग को शायद इस बात का इल्म नहीं था कि पुलिस ने अपना कोई न कोई खुफिया आदमी देहाती लिबास में बस्ती के बहर या रेलवे स्टेशन पर ज़रूर छोड़ दिया होगा। अगर ये बुजुर्ग मेरे लिए टिकट लेने जाते हैं तो सीआईडी वाले को शक पड़ सकता है कि आखिर ये किसके लिए टिकट खरीद कर ले जा रहे हैं। मुझे सिगरेट की सख्त तलब महसूस हो रही थी, मगर मैंने उन्हें अब तक ये नहीं कहा था कि किसी आदमी से 2-4 सिगरेट मंगवा दीजिए। मैंने कहा, मेरी आपसे इतनी सिर्फ गुजारिश है कि आप शाम होने तक अपने मकान से बाहर ना निकलें और डेवड़ी में ही बैठे रहें। उन्होंने फरमाया, बेटा मेरा ज़्यादा वक्त डेवड़ी में ही तस्बीह पर अल्लाह ताला का नाम विर्द करते गुजरता है। अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो दरवाजे पर ठक ठक कर देना, मैं समझ जाऊंगा। वो जाने लगे तो मैंने पूछा, ट्रेन के आने का सही वक्त क्या है। उन्होंने जवाब दिया, सही वक्त तो शाम के 6 बजे का है, मगर ये पैसेंजर ट्रेन रोज़ लेट होती है और 7 साढ़े 7 से पहले कभी नहीं आती। तुम शाम का खाना खा कर जाना। मैंने कहा, शुक्रिया, अब इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैंने देर से खाना खाया है, शाम को भूख नहीं लगेगी। बुजुर्ग ने कोठरी से निकलने के बाद बाहर से दरवाजे की कुंडी चढ़ा दी और फिर मुझे उनके तख्त पर बैठने और कलमा शरीफ पढ़ने की आवाज़ सुनाई दी। इसके बाद खामोशी छा गई। दूर से आटे की चक्की के साथ साथ किसी कौवे के अचानक बोलने की आवाज़ भी आ जाती थी। एक देहाती गली में से भैंस को हंकारता हुआ गुजर गया। किसी करीबी मकान में एक बच्चा रोया। शायद उसकी माँ ने किसी को आवाज़ देकर कहा कि बच्चे को पलंगड़ी पर डाल दे। मैं चारपाई पर चुपचाप लेट गया। मुझ पर गनुत की तारी होने लगी। मैं सोना नहीं चाहता था। मेरी मुश्किल एक मच्छर ने आसान कर दी, जो नीम अंधेरे में बार बार मेरी नाक के पास आकर भिन भिनाने लगता था। मैंने उसे मारने की बहुत कोशिश की, मगर वो मेरे हाथ नहीं आता था। इसी कश्मकश में मेरी गनुदगी गायब हो गई। रोशनदान में से दिन की जो रोशनी कोठरी में आ रही थी वो अब फीकी पड़ने लगी थी। इसका मतलब था कि बाहर सूरज गरूब होने लगा है। देखते ही देखते शाम के सयों ने उस रोशनी को निगल लिया और कोठरी में अंधेरा छा गया। कुछ देर बाद बाहर तख्त चिरचिराया, फिर कदमों की हल्की हल्की चाप दरवाजे के करीब आई। कुंडी खुली और मेरे मौसन बुजुर्ग अंदर तशरीफ ले आए। उन्होंने माचिस जलाई, रोशनी में आगे बढ़कर दीवार से लटकती लालटेन जलाई और बोले,
6:30 बज गए हैं। शाम के अंधेरे में बैठना अच्छा नहीं होता। शाम को दिया भी ज़रूर जलना चाहिए। ट्रेन का वक्त तो हो गया है, मगर वो 7 7:30 से पहले नहीं आएगी। तुमको भूख तो नहीं लगी बेटा? मैं चारपाई पर उठकर बैठ गया। उनका शुक्रिया अदा करते हुए मैंने कहा, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। उन्होंने लालटेन की बत्ती नीची कर दी और ये कहते हुए बाहर निकल गए। तुम आराम करो, मैं नमाज पढ़ लूँ। उन्होंने बाहर से दरवाज़ा कुंडी चढ़ा दी थी। कोठरी में लालटेन की हल्की हल्की रोशनी हो जाने से मुझे अच्छा लगा था। मैं अब अपने अगले प्रोग्राम पर गौर करने लगा। मुझे रह रह कर उस खुफिया आदमी का ख्याल आ रहा था, जो यकीनी तौर पर इस छोटे से रेलवे स्टेशन पर किसी न किसी भेष में ज़रूर मौजूद था, लेकिन मैं उसे निपट सकता था। मैं अपनी सोचों में गलता था कि अचानक गली में किसी की भारी आवाज़ बुलंद हुई, शाह जी पानी पिला दो, प्यास लगी है। मैं एकदम होशियार हो गया। मैं तेज़ी से चारपाई से उठा और पहला काम यह किया कि लालटेन बुझा दिया। इसके साथ ही मैं दरवाजे के साथ लगकर खड़ा हो गया और बाहर से आने वाली आवाज़ों पर कान लगा दिया। बुजुर्ग की आवाज़ आई, बैठो भाई, अंदर से पानी लाता हूँ। मैंने दरवाजे की दर्द के साथ आंख लगाकर डेवड़ी में देखा। डेवड़ी में लालटेन भी जल रही थी और उसकी रोशनी में मुझे एक घनी मूछों वाला गोल मटोल आदमी दिखाई दिया, जिसने धोती कुर्ता पहन रखा था। सर पर एक साफा बंधा था। शक्ल सूरत से वो कोई देहाती आदमी लग रहा था। डेवड़ी में भी एक जने पानी का घड़ा रखा हुआ था। मैंने देखा कि शाह साहब तख्त से उठे और घड़े में से पानी निकालकर मिट्टी के प्याले में डाला और अजनबी को पेश किया। तो मैं पहले बस्ती में कभी नहीं देखा। क्या किसी दूसरे गांव से आए हो बेटा? शाह जी ने बड़े इखलाक से पूछा। इस दौरान मैंने नोट किया था कि अजनबी देहाती अपनी चमकीली आंखों से डेवड़ी और कोठड़ी के दरवाजे का बड़े गौर से जायजा ले रहा था। मेरा माथा ठनका। ये आदमी पुलिस के खुफिया आदमी के सिवा और कोई नहीं हो सकता था। उस अजनबी ने शाह जी के हाथ से प्याला लेकर थोड़ा सा पानी पिया, बाकी पानी गली में फेंका और बोला, शाह जी आप यहाँ अकेले रहते हैं क्या? शाह साहब यानी मेरे मौसर मुसलमान बुजुर्ग अब तख्त पर बैठ गए थे। तख्त पर मुसल्ला बिछा था। शायद वो नमाज पढ़ने की तैयारी कर रहे थे। कहने लगे, नहीं भैया, मेरे बहू बेटा भी है, वो दूसरे शहर गया हुआ है। लड़का तो बस्ती का पटवारी है। अजनबी उनके करीब ज़मीन पर बैठ गया था। अपने मूँछों को साफे से पूछते हुए बोला, फिर तो आप सरकारी दरबारी आदमी हैं। शाह जी ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। अजनबी देहाती अपने आप ही बोला, मैं यहाँ से गुजर रहा था, सोचा बस्ती की सैर करता चलूँ, फिर मुझे प्यास लगी। आपको देखा तो सोचा कि प्यास भी बुझा लूँगा और आपके दर्शन भी हो जाएंगे। शाह जी बोले, कोई बात नहीं भैया, अच्छा तुम बैठो, मैं ज़रा नमाज पढ़ना, मेरी नमाज का वक्त निकला जा रहा है। अजनबी देहाती टिकटिकी बांधे उस कोठरी के बंद दरवाजे की तरफ देख रहा था, जिसके अंदर मैं मौजूद था। खुफिया पुलिस वालों की भी एक छठी हिस्स होती है, जो उन्हें इन वक्त पर बता देती है कि मफरूर मुलजम किस जगह छुपा हुआ है। उसने मुसलमान बुजुर्ग यानी शाह साहब की बात सुनी अनसुनी करते हुए पूछा, ये उस कोठरी में क्या है शाह जी? अब शाह जी कुछ परेशान से हो गए। खुफिया पुलिस वाले ने शाह जी का चेहरा फौरन पढ़ लिया और जेब से अचानक पिस्तौल निकाल कर उठ खड़ा हुआ। शाह साहब जहाँ बैठे थे वहीं बैठे रहो, कोठरी में क्या है मैं ये खुद मालूम कर लेता हूँ। मैं फुर्ती से पीछे हट गया। मामला खुलकर सामने आ गया था। मेरा क्यास गलत नहीं था। ये वो खुफिया पुलिस वाला था जिसको पुलिस मेरे पीछे छोड़ गई थी। पुलिस को शाह जी पर शक हो गया था। इस वजह से ये आदमी अंधेरा होने के बाद शाह जी के मकान पर मेरी तलाश में आन पहुंचा था। मुझे खुफिया पुलिस वाले की गर्जदार आवाज़ सुनाई दी, कोठरी से निकलकर अपने आप को गिरफ्तारी के लिए पेश कर दो। मेरे रिवॉल्वर में 12 गोलियां भरी हुई हैं और बाहर पुलिस की गार्ड भी मौजूद है और मिलिट्री पुलिस ने सारे गांव को भी घेरे में ले रखा है। मैंने कोई जवाब ना दिया। शाह जी भी चुप थे। मेरा ख्याल था कि वह मुझे खौफजदा करने के लिए दरवाजे की कुंडी पर फायर कर देगा, मगर खुफिया पुलिस के आदमी आमतौर पर ठंडे दिल के होते हैं, उनमें सिपाहियों वाला जोश व खरोश नहीं होता। वैसे ये बात मेरे हक में जाती थी। अगर वो फायर कर देता तो बस्ती के लोग फायर की आवाज़ सुनकर वहाँ ज़रूर जमा हो जाते, लेकिन उसे फायर ज़रूर करना चाहिए था। मैं आज तक हैरान हूँ कि उस हिंदू खुफिया पुलिस वाले ने फायर क्यों न किया। अगर वो फायर कर देता तो उसकी मुश्किल आसान हो जाती है और मेरे हाथों मरने से भी शायद बच जाता, क्योंकि बस्ती के सारे हिंदू वहाँ जमा हो जाते और मेरे लिए फ़रार हो जाने के रास्ते मजदूर हो जाते। बाकी ये जो उसने धमकी दी थी कि पुलिस की गार्ड बाहर मौजूद है और पुलिस ने सारी बस्ती को घेरे में ले रखा है, यह उसकी ब्लफ चाल थी जिस पर मैंने उस वक्त भी एतबार नहीं किया था। उसने आगे बढ़कर कुंडी खोली
और दरवाजे को ज़ोर से लात मारी। दरवाज़ा खुल गया। मैं इतनी देर में पूरी तरह से तैयार हो चुका था और अपने हमले की तमाम तफसीलात तय कर चुका था। वह मुझे बाहर आने के लिए कह रहा था। मैं एक ख़ास पोजीशन में घात लगाए हुए था। उसने ये हमाकत की कि कोठरी में दाखिल हो गया। अगर वो कोई कपड़ा जलाकर अंदर फेंक देता तो मैं धुएं में ज़्यादा देर ठहर न सकता। मगर वो कमांडो नहीं था, खुफिया पुलिस का आदमी था जो रिश्वत भी ले लेते थे। जो ही वो अंधेरी कोठरी में दाखिल हुआ, मैं एक खूंखार चीते की तरफ बाएं जानब से उस पर लपका। वो मुझे डेवड़ी की लालटेन की रोशनी में साफ नजर आ रहा था। मेरे पाँव की एक ठोकर ने उसके हाथ से रिवॉल्वर उड़ा दिया। इसके बाद वो निहत्था था और निहत्था दुश्मन मेरे हाथ से बच कर निकल जाए, यह नामुमकिन था। दूसरे सेकंड में उसकी गर्दन मेरी बगल में थी, एक हाथ उसकी ठोड़ी पर और दूसरा उसकी खोपड़ी के पिछली जानब जमाते हुए मैंने बाएं जानब इतनी जोर का झटका दिया कि उसकी गर्दन की हड्डी घूमकर कड़क कर आवाज़ से टूट गई। उसने अपने जिस्म का सारा बोझ मुझ पर डाल दिया और वो मेरे हाथों में झूल गया। मैंने उसे फर्श पर फेंका और तेज़ी से डेवड़ी में आ गया। मुसलमान बुजुर्ग शाहजी ने यह सारा मंजर देख लिया था। अपने मकान पर खुफिया पुलिस के एक आदमी के कत्ल होने के बाद घबरा रहे थे। मेरे करीब आकर बोले, तुमने इसे मार डाला। मैंने कहा, शाह साहब, अगर मैं इसे हलाक न करता तो ये मुझे कत्ल कर देता और फिर पुलिस साहब को भी पकड़ कर ले जाती, क्योंकि पुलिस के मुताबिक आपने पाकिस्तान के खतरनाक एजेंट को पनाह दी। शाहजी ने डेवड़ी का दरवाज़ा बंद करके कुंडी लगा दी और कोठरी में आ गए। कहने लगे, बेटा, पुलिस तो अभी मुझे और मेरे इकलौते बेटे को पकड़ कर ले जाएगी और फिर हमारे ख़ानदान पर जो तबाही होगी उसका तुम अंदाज़ा नहीं कर सकते। मैंने कहा, मेरे बुजुर्ग गवार, मैंने जो कुछ किया मुझे ही कुछ करना चाहिए था।